আসেনি আর সেটাই তো। আচ্ছা হয়েছে। এবার এতক্ষণ স্টার্ট হয়েছে। হ্যাঁ Okay. আরে আমার কাছেও তো মেসেজ আসে, কিন্তু আমি ডাবল কনফার্ম তোদের কাছেও গেছে কিনা। ওকে, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स, और इक्विटी डेरिवेटिव में करेंटली हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक ऐसा जंक्चर में आ रहे हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट में हम लोग पहुंच रहे हैं जहां पर हम लोग फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शंस दोनों के लिए जरूरी चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास, मतलब येस्टरडे वाला जो क्लास था, उसमें हम लोगों ने बात करना चालू किया इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, अब इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पॉपुलर नो डाउट निफ्टी, नो डाउट। अब निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक लेके काम कर सकते हो, उसमें फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सबसे लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा लिक्विड जो मार्केट स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जिसमें बाइंग सेलिंग का काफी ज्यादा लेन देन चलता है। ठीक है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है, और मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विड होता है सर, बहुत ज्यादा लिक्विड होता है। और लिक्विड का मतलब और कुछ नहीं, लिक्विड का मतलब है जिसमें पोजीशन लेके स्क्वायर ऑफ करना इजी होता है, उसी को लिक्विडिटी कहते हैं मार्केट में। इन सिंपल यही है, ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट दिन मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने का, और इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशंस कराने के टाइम पे मैंने आपको एक इम्पैक्ट कॉस्ट का सिस्टम बताया था, और इसमें इम्पैक्ट कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो आप ये समझो कि लिक्विडिटी कम है। जैसे कि एमआरएफ टायर का दिखाया था मैं आप लोगों को। एमआरएफ टायर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, स्टॉक मार्केट में सबसे महंगा बिकता है एमआरएफ का शेयर। बहुत लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा दाम पे बिक रहा है तो कुछ स्पेशल बात होगा। कोई ऐसा स्पेशल बात नहीं है सर। वो एक्चुअली एमआरएफ अपने आप को स्प्लिट नहीं करता है। वो उसका शेयर का जो भी मार्केट प्राइस बढ़ता जाता है, वो उसी के साथ अपने आप को बना के रखता है। मतलब पॉइंट इज दैट कि वो स्प्लिट नहीं करेगा। मतलब ये उसका अपना फंडा है कि वो बहुत ज्यादा लोगों के सामने अपना स्टॉक को ये नहीं करना चाहता। वो एक सर्टेन कस्टमर लेवल पे ही अपना शेयर को रखना चाहता है। ये उसका अपना बिजनेस पॉलिसी है, या मार्केट ट्रेडिंग पॉलिसी है। मैं अभी एमआरएफ टायर क्यों कम नहीं करता, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट इतना समझ लो कि बहुत सारे स्टॉक जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, दमानी, मतलब राधा कृष्ण दमानी का डी मार्ट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिनका शेयर का दाम डे बाई डे बहुत ग्रोथ हो जाता है, लेकिन ये लोग बीच बीच में ना स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट करते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं, स्प्लिट करने का ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में बोला हुआ है। अगर किसी का स्टॉक मार्केट बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो मेरे को बताना सर, मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा। स्टॉक मार्केट बेसिक्स में ना 16-17 लेक्चर्स होता है। अगर कोई डाउट है ना, वहां पर आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, आपको बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सर बात है कि स्प्लिट करने से क्या सुविधा होता है। कंपनी रिटेल वालों के पास बहुत सस्ता लगता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस आज से 3-4 ईयर्स बैक, मोस्ट प्रोबेबली 3 ईयर्स होगा, 2 to 3 ईयर्स बैक मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें इन्फोसिस का शेयर का दाम मार्केट में देखते देखते 1400-1600 चला गया था। सर अभी भी उसी रेंज में आपको दिख रहा है, बट इस रेंज में आने से पहले इन्फोसिस पहले भी 1600-1700 का रेंज में आ चुका है। तो इन्फोसिस क्या किया था, अपने आप को स्प्लिट कर दिया, मतलब 1500 का शेयर 700 में मार्केट में दाम होने लगा। सर ये बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, जो लोग उतना स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं रखता, उनको लगेगा कि अरे वाह, दाम इतना सस्ता पड़ गया, कुछ तो बात है, चलो खरीद लेते हैं, फिर से बढ़ जाएगा। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट ये बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली रिटेल रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर को, मतलब हम आप जैसे लोगों को मतलब मार्केट के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने से शेयर का दाम जो जरूरत से ज्यादा हाई प्राइस हो जाता है। प्राइस हाई होना और वैल्यू हाई होना सेम नहीं होता है सर। ठीक है, वैल्यूएशन हाई डिपेंड करता है स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। ठीक है, और स्टॉक का प्राइस हाई होना ये डिपेंड करता है मार्केट में उसका प्रीमियम ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, दोनों चीज अलग है। ठीक है सर, लेकिन सर एक अपडेट है। क्या अपडेट है, ये जो मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था इंडेक्स फ्यूचर के बारे में, कर रहा था ना कल, तो इस इंडेक्स फ्यूचर के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो इसमें एक इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में भी मैंने बात किया थी। लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक नया मेथड है सर। ठीक है, और वही न्यू न्यू मेथड मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूँ।
जिसको बाद में अपडेट किया गया 2021 में। इसको बेसिकली इसको सेबी ने भी रूल को बोला और उसके बाद धीरे धीरे इसको अपडेट किया गया सर। तो मैं उसी चीज को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। कल हम लोगों ने जो मेथड किया उस मेथड से ये मेथड थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा आपको, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल लगेगा और कैलकुलेशन टेक्निक में भी थोड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है। तो जान लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाला मेथड एकदम इनवैलिड नहीं माना जाता, लेकिन ये मेथड काफी ज्यादा लॉजिकल माना जा रहा है आजकल। तो यस्टरडे मैंने आपको जो इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन सिखाया था, इसमें एमआरएफ का इम्पैक्ट कॉस्ट हाई पड़ रहा था और निफ्टी 50 का इम्पैक्ट कॉस्ट कम पड़ रहा था। तो जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट जितना कम होगा उसमें लिक्विडिटी उतना हाई होगा, और इम्पैक्ट कॉस्ट जितना हाई होगा लिक्विडिटी उतना कम होगा। और लिक्विडिटी कम होने पे बेसिक एडवाइस यही होता है कि ट्रेड मत लो। अगर नॉलेज नहीं है या मार्केट्स में समझदारी नहीं है, पैसा कम है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, तो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आम लोगों को नहीं लेना चाहिए। हाँ, जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, कैपिटल सपोर्ट है, वो ले सकता है, वो ले सकता है। बट हर किसी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। इवन जिनके पास बहुत पैसा है वो भी ना ले, ऐसा ही सजेशन दिया जाता है। बट हाँ, सभी के लिए मार्केट में अपना अपना जगह होता है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन मार्केट स्ट्रेटेजी। लेकिन एक आम तौर पे, मतलब एक बेसिक तौर पे जो बोलना चाहिए वही मैं आपको थोड़ा सा बताया। अब यहाँ पर देखो कि ये जो कल वाला जो कॉन्सेप्ट था, कहाँ चला गया भाई। कल जो हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में पढ़े थे निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, ये रहा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सर बाई प्राइस और सेल प्राइस के बीच का जो गैप था, ठीक है, मतलब जितने दाम पे बाई बिडिंग प्राइस बन रहा था और जिस दाम पे आपका सेल प्राइस बन रहा था, मतलब जो ऑफर प्राइस था या आस्क प्राइस भी बोल सकते हो आप, बीड एंड आस्क के ऊपर जो गैप बन रहा था उसको डिवाइडेड बाई 2 करके हम लोग एवरेज निकल रहे थे। और जो डिफरेंस है उसको एवरेज बिड आस्क से डिवाइड करके हमें इम्पैक्ट कॉस्ट मिल रहा था। लेकिन जो न्यू मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो देखते हैं सर क्या डिफरेंस है, आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, एज पर एनएससी डेफिनेशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो डेफिनेशन दिया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर, ठीक है। हमारे स्टॉक मार्केट में जब से, मतलब पहले तो बीएसई पहले अकेला ही था, बट जब से गवर्नमेंट एक्सचेंज में अपने आप को लाया है तब से एनएससी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेफिनेशन के हिसाब से इम्पैक्ट कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट दैट अ बायर और अ सेलर नीड्स टू बियर व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन। चाहे आप एक स्टॉक का बायर हो जाओ, चाहे आप एक स्टॉक का सेलर हो जाओ, ठीक है, आप बाई सेल दोनों कर सकते हो। और एट ए टाइम में आप शॉर्ट सेलर भी बन सकते हो, आप लॉन्ग भी खेल सकते हो। शॉर्ट लॉन्ग सब बताया ना आप लोगों को सर, ऐसा तो नहीं कि अचानक से बोल दिए कि शॉर्ट सेलर क्या होता है, लॉन्ग में नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या चलता है। So as per the NSE's definitions, impact cost is defined as the cost that a buyer or a seller needs to bear when executing a transactions in a given security. In a given security. It is measured to gauge the market liquidity and provides a much more accurate picture of the cost traders bears when executing a trade in comparison to bid-ask spread. जो मैंने आप लोगों को लास्ट दिन समझा रहा था, मच मोर एक्यूरेट पिक्चर, मतलब बी टास्क स्प्रेड से जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट एकदम बेकार नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो बी टास्क स्प्रेड में, जैसे हम लोग को कल की क्लास में देखने को मिला था कि हमें बी टास्क स्प्रेड कितना मिल रहा था सर, बीड और आस्क के बीच में जो स्प्रेड आ रहा था वो 98.7 का आ रहा था, है ना। कि बाई प्राइस जो है वही बीड प्राइस होता है और सेल प्राइस जो होता है, मतलब जो सेलर डिमांड कर रहा था वो आस्क प्राइस है। तो ये जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई है इसके ऊपर बेस करके बीड एंड आस्क में जो डिफरेंस आता है इसे बीड आस्क बोलते हैं। तो बीड आस्क डिफरेंस और बीड आस्क का जो एवरेज प्राइस पॉइंट है दैट इज 3836 पर एमआरएफ टायर में चल रहा था बीड, और आस्क चल रहा था 38265, उसको डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दिया गया था और फिर यहाँ से हमें 38315
का जो वैल्यूएशन आया था इसको हम लोग बोल रहे थे बीड एंड आस्क स्प्रेड, एवरेज बीड एंड आस्क स्प्रेड, ठीक है। तो राउंड ट्रिप में लॉस कितना जा रहा था 98.7 का, और एवरेज बीड आस्क स्प्रेड में मेरा जो वैल्यूएशन आ रहा था इसके ऊपर डिपेंड करके हमें क्या मिल रहा था सर, इसके ऊपर डिपेंड करके हमें इम्पैक्ट कॉस्ट दिख रहा था। इम्पैक्ट कॉस्ट हाई तो लिक्विडिटी लो, इम्पैक्ट कॉस्ट लो तो लिक्विडिटी हाई। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट जो एनएससी ने डिफाइन किया, इसमें मच मोर एक्यूरेट पिक्चर ट्रेडर को मिलता है। इट इज मेजर्ड सेपरेटली फॉर द बाई साइड एंड द सेल साइड। ये सेपरेटली मेजर किया जाता है, बाई साइड के लिए अलग, सेल साइड के लिए, एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग होगा। इम्पैक्ट कॉस्ट इज अ डायनामिक इन नेचर एंड कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन द ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। सर ऑर्डर बुक कहाँ से मिलता है सर, उसके लिए हमें एनएससी में जाना पड़ेगा। मैं रोज दिखाता हूँ, आज भी दिखा दूंगा। फॉर स्टॉक्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन इंडिसेस लाइक निफ्टी 50 या निफ्टी 500, आप निफ्टी 50 में भी कर सकते हो, निफ्टी 500 में भी कर सकते हो, मैंने दिखाया था। ये भी ट्रेडेड वॉल्यूम दैट इज इंक्लूडेड इन इंडिसेस। इंडिसेस मतलब जिसको बंगाली में बोलते हैं सूचक, हिंदी में भी सूचक ही बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं हम लोग प्यार से, है ना। वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी इन द इम्पैक्ट कॉस्ट बीइंग बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। मोर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ तो फॉर्मूला क्या है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आइडियल प्राइस। यहाँ पर एक आइडियल प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है। सर आइडियल प्राइस क्या होता है सर, ये देखो आपको कैलकुलेशन देख के समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंसफुल रहो। आइडियल प्राइस क्या है, बेस्ट बाई प्राइस इन ऑर्डर बुक प्लस बेस्ट सेल प्राइस इन ऑर्डर बुक। आपका ऑर्डर बुक में जो बेस्ट बाई प्राइस है और ऑर्डर बुक में जो बेस्ट सेल प्राइस है, सर ये कहाँ से मिलेगा, दिखाते हैं। एक्चुअल बाई प्राइस क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी इनटू एग्जीक्यूशन प्राइस, सम ऑफ क्वांटिटी इनटू एग्जीक्यूशन प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा सर, रुको। इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पे सम ऑफ जो क्वांटिटी इनटू एग्जीक्यूशन प्राइस, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में जब ट्रेडर आएगा तो उसमें कैसे इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट होता है, एक्चुअल बाय प्राइस से आइडियल प्राइस को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे आइडियल प्राइस। एक्चुअल बाय प्राइस से आइडियल को माइनस करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे आइडियल से, और उसे इंटू कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा इम्पैक्ट कॉस्ट। सर ये तो हो गया फॉर्मूला, अब ये तो बता दो कि करना क्या है। चलो सर इसके लिए आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। अच्छा ये स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया जाता है, वी ऑल नो सर, हाँ। मैं बार बार बोल के माथा खराब नहीं करना चाहता आप लोगों का, बट फिर भी नॉलेज के लिए दिखा देता हूँ। जाना है एनएसी में, एनएसी के साइट में जाओ, जाके जाके क्या करोगे, जाके अच्छा मैं पुराना साइट में चला जाता हूँ थोड़ा। यहाँ पर जाके आप इक्विटी डेरिवेटिव चूज करो, यहाँ पर आप स्टॉक का नाम लिखो, जैसे यहाँ पर इन्फोसिस लिया गया है, मैं भी इन्फोसिस चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को ऑर्डर बुक मिल गया सर, है ना। मुझे ऑर्डर बुक मिल गया, जैसे ही मुझे ऑर्डर बुक मिल जाता है फिर यहाँ पर आप देख सकते हो करंट प्राइस जो में इन्फोसिस 1438 इसका फ्यूचर जा रहा है ना, 29 मार्च का, 29 मार्च का फ्यूचर जा रहा है ना सर। तो 29 मार्च का फ्यूचर एज वेल एज अगर आप अंडरलाइन देखो तो अभी 1436 जा रहा है। अगर आप एक्सपायरी डेट चेंज करोगे तो आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, अगर अप्रैल करोगे तो अप्रैल, मई करोगे तो मई, आपको अलग नजर आएगा। लेकिन किंतु परंतु हमें यहाँ पर अभी प्राइस नहीं देखना है, हमें एक्चुअली देखना है ये ऑर्डर बुक में, ये ऑर्डर बुक देख रहे हो सर, ऑर्डर बुक में बाई क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर 800 क्वांटिटी बाई के लिए बिड बन रहा है जिसका बाई प्राइस देखा गया है 1438.45, और 800 क्वांटिटी सेल प्राइस भी मैचिंग करके बना हुआ है 1438.90। ऑब्वियस बात है कि सेलर थोड़ा हाई प्राइस मांगेगा और बायर थोड़ा सा कम प्राइस मांगेगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 45 पैसे का डिफरेंस नजर आ रहा है। सेकेंड पॉइंट में देखो बाई बाई क्वांटिटी 800 है, अगेन 1438.40 का इसका बाई प्राइस बता रहा है, बीड प्राइस, और 1439 का
1600 सेल क्वांटिटी बना हुआ है 1439 का, मतलब ऑलमोस्ट 60 पैसे का डिफरेंस है, मतलब बायर और सेलर के गैप जो। सर इससे क्या पता चलता है? सर वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस ऑर्डर बुक से आपको इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करने को मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंसफुली देखना है, समझ में अभी आ जाएगा। कुछ भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर छुपा नहीं है सर, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स रियली नॉट अ बिग डील, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना। देखो, अब इस चीज को मैं न्यू मेथड से आपको बताने जा रहा हूँ। ये डेटा जो है ये कब का डेटा है? ये भी बहुत पुराना डेटा नहीं है, 2021 का डेटा होगा मोस्ट प्रोबेबली। यस, 2021 का डेटा, अगस्त 9 का। बात सेम है सर, बात सेम है, पुराना डेटा से काम करें न्यू डेटा से काम करें, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ऑर्डर बुक दिखाया, वहां पर यहाँ पर देखो 335 क्वांटिटी 1657.95 से बाई प्राइस चल रहा था, और 15 क्वांटिटी सेल का बता रहा था, आस्क प्राइस है 1658। ऑलमोस्ट 5 पैसे का डिफरेंस, 5 पैसा ना, 57 नहीं, 5 नहीं, 57.9, यस 5 पैसा। इधर देखो 37 बाई क्वांटिटी 1657.90 एंड 1658.20, सेल क्वांटिटी इधर है 486 का। सर समझ गए ऑर्डर बुक में क्या दिख रहा है, समझ गए, लेकिन इससे क्या होगा, क्या वो तो बताओ। हाँ सर वही बता, इसमें होगा क्या वही समझाना है। इसमें ये जो आपको आइडियल प्राइस एंड एक्चुअल बाई प्राइस का मैं बता रहा था, तो बेस्ट बाई प्राइस इन ऑर्डर बुक हमें ढूंढना है और बेस्ट सेल प्राइस इन ऑर्डर बुक हमें ढूंढना है, और जो भी मिलेगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करना। तो बेस्ट बाई प्राइस इन ऑर्डर बुक एंड बेस्ट सेल प्राइस इन ऑर्डर बुक अगर हम देखें, तो हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसमें देखना पड़ेगा कि अगर लेट सपोज सपोज अ पर्सन, कोई भी एक, आप हो मैं हूं कोई भी, wants to buy 350 quantities of Infosys। अगर किसी को आज के डेट में Infosys का 350 स्टॉक खरीदना है, क्वांटिटी 350 शेयर अगर उसको लेना है, नाउ लेट अस कैलकुलेट इंपैक्ट कॉस्ट। अगर 350 Infosys का स्टॉक वो लेना चाहता है, तो उसका इंपैक्ट कॉस्ट किस किस तरह से ट्रांजेक्शंस पे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आइडियल प्राइस ढूंढना है। तो आइडियल प्राइस क्या बन जाएगा आपका 1657.95 प्लस 1658। देखो सर आइडियल प्राइस कैसे बनता है, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। आइडियल प्राइस का जो सिंपल फॉर्मूला होता है बेस्ट बाई प्राइस इन ऑर्डर बुक एंड बेस्ट सेल प्राइस इन ऑर्डर बुक। तो बेस्ट बाई प्राइस क्या बन के रहा था 1657.95, नो डाउट। देखो अगर आज के डेट में आपको खरीदना है, तो करेंटली जो देखो, यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि आप बाई करोगे तो आपने ये दाम रखा, तो उल्टा साइड से सेलर भी सेल करेगा ना, उल्टा साइड से सेलर भी सेल करेगा। तो आइडियल बाई प्राइस क्या बन रहा है मार्केट में 1657.95 प्लस 1658 जो सेलर उस दाम पे मांग रहा है, मतलब बेचना चाहता है, इसको आप डिवाइडेड बाई 2 करो, तो आपका वैल्यू आता है 1657.975 करके देख सकते हो आप, या फिर अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 1657.98, मतलब 975 को 98 लिखा गया है, ठीक है। मतलब हम लोगों को पता है कि पॉइंट के बाद 5 होने से नेक्स्ट डिजिट को लिया जाता है, सो इसमें और क्या बताऊं सर। नाउ एक्चुअली आपने कितने दाम पे बाय किया, ये तो आइडियल था, मतलब आदर्श, ठीक है, मतलब मैं तो मांग रहा था इस दाम पे, बट एक्चुअल बाय प्राइस क्या हुआ सर, एक्चुअल बाई प्राइस हुआ आपको 15 शेयर मिलेगा 1658 के रेंज से, है ना, आपको 15 शेयर मिलेगा 1658 के रेंज से, और 335 शेयर मिलेगा 1658.20 के रेंज से, और इसे आप डिवाइड कर दो, कितना शेयर ले रहे हो आप 350, तो आपका एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा 1658.19143, इसको अप्रोक्सीमेशंस में कहा जा सकता है 1658.19, मतलब 143 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, दो दो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट काम कर देंगे, 1658.19 ये हो जाएगा हमारा एवरेज एक्चुअल बाय प्राइस। मतलब आप समझ रहे हैं सर, बायर बायर जो जो बेसिकली खरीदना चाह रहा है, पर्सन वांट्स टू बाय 350 क्वांटिटीज, अब 350 शेयर उसको चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, 15 शेयर सेल हो रहा है 1658 में, और 486 शेयर सेल हो रहा है 1658.20 में, तो एक्चुअल में जब वो खरीदने जाएगा
तो पहले तो उसको 15 शेयर से लेना पड़ेगा क्योंकि उसका दाम भी कम है। तो पहला 15 शेयर उसको बाई करना पड़ेगा यहाँ से, और फिर 486 में से बाकी 335 जो उसका टोटल टारगेट है 350 का टारगेट पूरा कर पाएगा। तो 335 शेयर 1658 पॉइंट करके 2.20 करके मिलेगा, और 15 शेयर उसको 1658 करके मिलेगा, और उसे जब वो डिवाइडेड बाय 350 कर देगा तो उसे पर शेयर का जो एवरेज प्राइस है दैट इज 1658.19 ये मिल जाएगा। बोलो सर, कोई डाउट? आइडियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। अब आइडियल प्राइस में क्या हो रहा था? आइडियल प्राइस सिंपल बोलता है बेस्ट बाई प्राइस इन ऑर्डर बुक एंड बेस्ट सेल प्राइस इन ऑर्डर। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो करंट ऑर्डर एरिया है 350 शेयर के लिए 335 हमको इस दाम पे चाहिए, 338 हमको इस दाम पे मतलब, और सेलर जो चाह रहा है सर वो 1658 मांग रहे हैं। तो आइडियल प्राइस मार्केट में अवेलेबल है इस दाम का 1657.95 एंड 1658, लेकिन एक्चुअल में हमें इतना मिल रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल बात है, आपका जो एक्चुअल बाई प्राइस हुआ, एक्चुअल बाई प्राइस का जो एवरेज हुआ दैट इज 1658.19, वहां से आपका जो आइडियल प्राइस का एवरेज हुआ दैट इज 1657.98। तो आपका अल्टीमेटली क्या हुआ, मतलब वैल्यूएशन क्या निकलेगा? इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है आइडियल प्राइस से 1657.90, तो अब उसको इंटू कर देना है 100 के साथ, तो 0.012% ये हो जाएगा इन्फोसिस का इम्पैक्ट कॉस्ट। बोलो सर, बोलो, क्या आपको कैलकुलेशन क्लियर है? चुप ना रहो, कुछ तो बोलो। ना सर, ना सर या हाँ सर? है सर। हाँ है सर, ओके। चौथा सुमित, पीयूष, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, आप लोगों को क्लियर है? দাদা बोलो प्लीज शो। হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে আমার কিন্তু এগুলো হচ্ছে মার্কেটের মানে ইউজটা কোথায় হয় সেটা বুঝতে পারছি না আমি। अरे यूज मींस यहाँ बेसिकली वोलेटिलिटी। লসটা বুঝতে পারবো তাই তো? মানে বেসিক্যালি কোন পার্টিকুলার স্টকটা আজকে কালকের এক্সাম্পলটা কি ছিল, কি তুই এমআরএফ এর শেয়ার যদি নিতে যাস, কালকের এক্সাম্পলে কি প্রবলেম ছিল, তুই যদি এমআরএফ এর শেয়ারটা নিতে যাস তোর ভোলাটিলিটি হাই হচ্ছিল, ভোলাটিলিটি হাই হলে ভোলাটিলিটি হাই হলে তোর শেয়ারে ট্রেড করা উচিত না 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 না। তো ভোলাটিলিটি বেশি হবে না কম হবে এটা ডিপেন্ড করছে ইম্প্যাক্ট কস্টের উপরে। তো আমরা যে পয়েন্টটা পড়ছিলাম সেটা কি ছিল, সেটা ছিল কি কেন ইন্ডেক্সে লোকে ট্রেড করে। মানে কোয়েশ্চেন তো আসতেই পারে না कि इंडेक्स ट्रेडिंग কেন এত ইম্পর্টেন্ট, কেন ইন্ডেক্স কে বাদ দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল স্টকে সবসময় ইনভেস্ট কেন করে না? ইন্ডিভিজুয়াল স্টকে ইনভেস্ট মানে ট্রেড করে, বাট ইন্ডিভিজুয়াল স্টকের মধ্যে কোনগুলোতে ট্রেড করতে হয় যেখানে ভোলাটিলিটি কম থাকবে। আর ভোলাটিলিটিটা চেক করবো কিসে? ইম্প্যাক্ট কস্টের মাধ্যমে। যেখানে ইম্প্যাক্ট কস্ট হাই হবে সেখানে ভোলাটিলিটি কি হবে? ইম্প্যাক্ট কস্ট হাই, ভোলাটিলিটি কালকেই তো বোঝালাম রে, কালকের ক্লাসে এই জিনিসটা বুঝলাম। ইম্প্যাক্ট কস্ট গিভস এ সেন্স অফ লিকুইডিটি, সরি ভোলাটিলিটি বারবার বলছি, লিকুইডিটি। লিকুইডিটি মানে যেখানে বাই সেলের কনসেপ্টটাতে ভালো কাজ হবে, মানে অনেক বেশি করে বাই সেল চলতে থাকে। তো যদি বেশি বেশি বাই হয় বেশি বেশি সেল হয়, যে কোনো সময় বাই করতে পারবি যে কোনো সময় সেল করতে পারবি, তো যে কোনো সময় বাই করতে পারবি যে কোনো সময় সেল করতে পারবি, তাতে সুবিধাটা কি বলতো? তাতে সুবিধা হচ্ছে এটা কি তুই ইজিলি তোর পজিশন থেকে বেরোতে পারবি, তুই সেলার হলে বায়ার হতে মানে বাই করতে পারবি, তুই বায়ার হলে সেল করতে পারবি, এটাই তো লিকুইডিটি। তো ইম্প্যাক্ট কস্ট তোকে এই সেন্সটাই দেয়। যদি ইম্প্যাক্ট কস্ট, দ্য হায়ার দি লিকুইডিটি ইন এ স্টক দ্য লেসার ইটস ইম্প্যাক্ট কস্ট। যত বেশি লিকুইডিটি থাকবে তত ইম্প্যাক্ট কস্ট কম হবে। যেমন এখন যে ইনফोसिस देखला, अभी जो हम लोग इन्फोसिस में देखा वहां पर भी तो बात सेम है, इन्फोसिस में इम्पैक्ट कॉस्ट कम है तो उसका लिक्विडिटी हाई है। लेकिन कल जब हम लोग एमआरएफ में देखा था, तुम लोग एमआरएफ का भी ट्राई कर सकते हो, तुम लोग इस तरह से किसी भी कंपनी का इम्पैक्ट कॉस्ट को देख सकते हो उसका, किसी भी कंपनी का। मैंने आपको यहाँ पर इन्फोसिस दिखाया, कल मैंने आपको एमआरएफ दिखाया था। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इम्पैक्ट कॉस्ट हाई होगा तो लिक्विडिटी लो होगा,
और लो लिक्विडिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। নিশ্চয় বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি এবারে লিকুইডিটি লো হলে স্যার সবথেকে তাহলে বড়, হ্যাঁ বল। স্যার তাহলে বল। মানে ধরুন আমি যে অর্ডার বুকে যেটা দেখছি যে বাড়িতে কেউ দাম দিয়ে রেখেছে, মানে ওই একটা ইয়েতে দাম দিয়ে রেখেছে 100 টাকা দামের, হুম। তো সেলার যে দামে দিতে চাইছে, তো যদি আমার মানে জিনিসটা যদি না পড়ে তাহলে কি নিতে হবে নাকি, যেহেতু আমি অর্ডার করে দিচ্ছি নাকি নিতেই হবে, কোনো ব্যাপার আছে? বুঝলাম না, কোশ্চেনটা বুঝলাম না, আরেকবার বল। মানে স্যার এই ধরুন C35 যে বাই কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে, হুম। তার সাথে বাই প্রাইস দেওয়া আছে 1657.95, আর উল্টো দিকে সেলারের ফার্স্ট লোয়েস্ট প্রাইস হচ্ছে 1658, মানে এটা স্টার্টিং সেলার দিয়ে। হুম। হুম। তো তাহলে আমার যদি স্যার ধরুন আমি 57.95 চাইছি, তো আমি হুম। ভাবি যে একটু ওয়েট করবো, তাহলে কি wait করতে পারি নাকি ওটাই নিতে হবে? না না, 50 তুই নাকি? ওয়েট করতে পারিস, তুই वेट করতে পারিস, मार्केट तो ट्रेडिंग चलते থাকে। अगर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा वेट कर जाऊंगा, क्योंकि बीड आस्क तो चलता रहता है, बीड आस्क तो चलता रहता है मार्केट में, लाइव मार्केट में भी तुम लोग देखोगे बीड आस्क ऑलवेज लाइव चलता है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को उठा लो ना, तो इन्फोसिस को ही उठा लो। স্যার একটু প্র্যাকটিক্যালি ये देखो, ये देखो, ये देखो बीड और इधर ऑफर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुमको चेंज होगा। देखो 1436 करके एक ऑर्डर आया है, ठीक है, बाई के ऑर्डर, इधर 1436.10 बोल रहा है। ठीक जैसे तुमको वहां पर ऑर्डर बुक में दिख रहा था, ये लाइव मार्केट में तुम्हें दिख रहा है। देखो 1436 से ये 40 पैसे ज्यादा बोल रहे हैं सेलर। ठीक है, ये आस्क है, ये सेलर है, ये सेलर साइड है और ये बायर साइड है। देखो 1435.85, 1436.50, कितना क्वांटिटी वो भी बता रहा है, कितना ऑर्डर है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल देखो यहाँ पर बायर बाइंग क्वांटिटी স্যার আমি স্যার যখন বিট দিচ্ছি, আমার উল্টো দিকে যার এটা পড়বে, যার কোয়ান্টিটি পড়বে সেটা কি ধরতে হবে সেক্ষেত্রে? देख, ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चेंज होता है। ठीक है, अब जब तुम ऑर्डर मतलब बाई करोगे, जब तुम बाई करोगे ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो जब तुम भी जैसे जस्ट तुमने बाई बटन दबाना है, तुमको कितना खरीदना है, तुम कितना क्वांटिटी मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुमको ऑन दैट मूवमेंट क्या दाम मिल रहा है, तो वो भी एक मायने रखता है। लेकिन इन सिंपल कि जब तुम एक फ्यूचर ट्रेड में जब तुम ज्वाइन करोगे, जब तुम एक फ्यूचर ट्रेड में ज्वाइन करोगे, मैं मान के चलता हूँ कि तुमको आज या तो इंट्राडे में सेल करना है। देखो इंट्राडे में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना, इंट्राडे चार्ट थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब तुम इंट्राडे करो या फिर तुम मानो पोजीशन लेके थोड़ा फ्यूचर पोजीशन लेके 15 डेज 20 डेज का टाइम पीरियड लेना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए ऑर्डर बुक में ये जो क्वांटिटी का मेजरमेंट है, इसमें जो इम्पैक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना बाइंग सेलिंग में कितना गैपिंग है, कितना लोग बाई ऑर्डर दे रहा है, कितना लोग सेल ऑर्डर जनरेट करना चाहता है, इस पे तुमको कॉस्ट का समझ आएगा। तो इम्पैक्ट कॉस्ट अगर लो होता है, ठीक है, तो दिस इज गुड फॉर द लिक्विडिटी पर्पस। और इम्पैक्ट कॉस्ट अगर हाई हो जाएगा तो लिक्विडिटी में असर पड़ता है, मतलब लो लिक्विडिटी होगा। और लो लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है कि जब तुम बाई बाई कर लोगे, मे भी हो सकता है कि तुमको सेल करने के लिए वेट करना पड़े, मतलब तुम जब चाहे शायद तब सेल नहीं कर सकते। কথাটা বুঝতে পারলি? এটাই হচ্ছে। স্যার হ্যাঁ বল। স্যার আমি বলছিলাম ইম্প্যাক্ট কস্টের কি কোনো মানে মিনিমাম পার্সেন্টেজ আছে, যে হ্যাঁ এই পার্সেন্টেজ হলে আমি তাহলে No. Normally there is no standardization. I got your question. Basically कोई standardization नहीं है कि इतना परसेंटेज होने पे होना चाहिए, बट नॉर्मली अगर कोई 0.12 मतलब 0.012 0.0134 010 मतलब 0.0 से अगर कुछ होना तो मानो कि वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर 0.3%, जैसे कि हम लोग क्लास दिन इसका देख रहे थे 0.2%, मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट हाई जा रहा है सर। 0.3% मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना हाई लेवल उसका कॉस्ट जाता है ट्रांजैक्शंस पे। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम्हें मतलब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। হ্যাঁ আচ্ছা বুঝলাম। ठीक है, मतलब अगर বলছি ये ইম্প্যাক্ট কস্ট কম হওয়া মানে ভালো আমার। यस सर, दैट इज इन सिंपल, इम्पैक्ट कॉस्ट कम हुआ माने भालो, लोअर दी बेटर, लोअर दी, मतलब যদি এটা अगर ये 0.012 से अगर ये 3% होता, अगर ये मतलब 3 नहीं 0.3 होता या 0.4 होता,
या 0.5 होता तो बिल्कुल ऐसे चीजों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मतलब बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। ठीक है, इम्पैक्ट कॉस्ट हाई है। ऐसे कोई भी स्टॉक उठा के तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो तुम यहाँ पर एनएससी के साइट में जाओ। ठीक है, जिसका भी इम्पैक्ट कॉस्ट देखना है, जिस तरह से मैंने तुमको सिखाया, बस इसी तरह से चेक करो। आजकल ये वाला ज्यादा साइंटिफिक है। ठीक है, पुराना जो स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करके जो पहले होता था, उससे बेहतर मॉडल एनएससी ने लाया है सर। ठीक है, तो आप वो वाला मॉडल यूज करो। इसमें तुम इम्पैक्ट कॉस्ट देख के फिर ट्रेड में जाओ। कई बार हम लोग ट्रेड में चल जाते हैं किसी के कहने पे, तो किसी के कहने पे बात सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का कहना मानना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, अपना कैलकुलेशंस भी यूज करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही तो हम लोगों का क्लास का मेन पर्पस है सर, कि हम लोग समझ के काम करें। আচ্ছা थोड़ा স্যার, सा আপনি हाँ बस আপনি তো 350 কোয়ান্টিটি নিয়ে ওটা ইম্প্যাক্ট কস্ট মানে ক্যালকুলেশন ইয়েস, করছিলেন। যদি এটা আমি 350 আমি জায়গায় ধরে নিই ওটা, 550 হয় তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ মানে আমি ওটা যদি 15টা কোয়ান্টিটি নিতাম তাহলে তো আমার পার্সেন্টেজ আরো কম হতো। यस, ऑब्वियसली। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर बोला है ना सर, कि तुम कितना देख। नॉर्मली जब मार्केट में ट्रेड होता है, अगर तुम निफ्टी में देखोगे तो कम से कम 50 क्वांटिटी आज की डेट में खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा लो लेके तुमको कोई फायदा नहीं है। डिपेंड करता है कि तुम कितना ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। इट्स ऑल डिपेंड आपका ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन ये इम्पैक्ट कॉस्ट मैटर करता है। अब तुम जितना बड़ा ट्रांजैक्शन करोगे उतना कॉस्ट हाई होगा, जितना कम करोगे उतना लो हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला था ना, इसका एक मतलब बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन मैटर करता है। इसलिए यहाँ पर बोला साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखा था ना, सेल साइड एंड बाय साइड वैरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द স্যার ट्रांजैक्शन। আগের দিনে স্যার যে কনসেপ্ট আমরা শিখেছিলাম তাতে কিন্তু এটা পার্সেন্টেজ অনুযায়ী চেঞ্জ হতো না। না হতো না, दैट इज ওটাই তো, दैट इज द मोर लॉजिकल कॉन्सेप्ट। यही तो 2021 में एनएससी ने इसीलिए इस चीज को डेवलप किया। मार्केट हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है सर, किसी भी चीज में। जब भी उनको लगता है कि ये मच मोर साइंटिफिक होगा, तो इसीलिए वो करते हैं। जैसे जैसे पुराना कॉन्सेप्ट में आपको ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ नहीं दिखता, जस्ट आप एक इम्पैक्ट कॉस्ट देखते थे, तो उतना स्पेसिफिक नहीं होता था। अभी वो स्पेसिफिक हो रहा है, अच्छा है ना। হ্যাঁ স্যার, ওটা বুঝলাম। समझ में आया ना? इसीलिए पुराना मेथड भी मैंने आपको बताया कि पहले क्या करता था। अब हो सकता है किसी को पुराना मेथड कहीं पर सीख गया तो उसको लगेगा कि यही मेथड है, लेकिन मेथड में अपडेशन आया है तो अपडेशन भी हो जाना चाहिए। तो ये मैं कल भी सोच रहा था बता दूं, बट हमेशा मौका नहीं मिलता है, तो फिर मैं सोचा कि आज एक बार बता देता हूँ। इम्पैक्ट कॉस्ट में जो अपडेशन है एक बार जान लेना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये बाई ऑर्डर सेल क्वांटिटी, अब आगे आगे देखो ना, जितना हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। तो बेसिकली कुछ चीजें दिमाग में रखो। इम्पैक्ट कॉस्ट गिव्स अ सेंस ऑफ लिक्विडिटी। द हायर द लिक्विडिटी इन स्टॉक द लेसर इज द इम्पैक्ट कॉस्ट। और लिक्विडिटी हाई हो ये अच्छा है, उसमें ट्रेड लेना चाहिए। मतलब लेना चाहिए मतलब आप ट्रेड लेके आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होगा भी ना तो कम लॉस होगा। अगर लिक्विडिटी बहुत कम है ना तो रिस्क बहुत हाई है। वैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोग स्टॉक मार्केट छोड़ो, एक वेजरिंग मार्केट समझते हो? वेजरिंग मतलब बेटिंग। बेटिंग रिस्क समझते हो? कभी बेटिंग की है सर? ड्रीम इलेवन खेला है कभी? हाँ सर। हम्म? हाँ इसमें भी না না इम्पैक्ट हाँ 1x bet। ठीक है, जो भी हो कोई भी बेटिंग करो तुम। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल तुमको यहाँ से दे मतलब देने से तुमको समझ में आएगा कि इम्पैक्ट कॉस्ट या लिक्विडिटी कितना मैटर करता है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर एक्चुअली ये तो मोबाइल बेस्ड है, ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर देता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि जब आप लोग ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हो, उसमें कुछ होता है मेगा लीग और कुछ होता है स्मॉल टाइप ऑफ। ठीक है, कुछ ऐसा भी खेला चलता है कि तुम 10,000 दे के जमा करके खेलोगे और उसमें शायद पार्टिसिपेंट्स है 10। ठीक है, आउट ऑफ 10 पार्टिसिपेंट्स मतलब जिसका टीम हाईएस्ट पॉइंट बनाएगा वही जीतेगा। मे बी तुम 10,000 दिए हो, तुम्हारा प्राइस मनी है 20,000। पॉइंट टू बी नोटेड।
ठीक है। और लेकिन उसमें पार्टिसिपेंट भी 10 है, बहुत ही नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम। लेकिन कुछ होता है मेगा लीग, इसमें शायद तुम 25-30 रुपीज जमा करते हो, हार्डली 50, डिपेंडिंग ऑन दी अलग अलग जो भी होता है, ड्रीम 11 के जैसा और भी 11 सर्कल वगैरह बहुत कुछ है, या फिर ऐसे कोई भी बिटिंग कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हो। अब 25 की जगह 30 दे रहे हो, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ प्लेयर जो है, मतलब नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख, ओके, 20 लाख, ऐसा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मनी भी तुम्हारा कम है, तो तुमको मार्जिन भी कम जमा करना पड़ता है। ये मार्जिन है ना तुम्हारा, ये 10,000 जमा करके खेल रहे हो या 25 जमा करके खेल रहे हो, तो तुम्हारा मार्जिन है ना। तो तब जब तुम 25 टका देके 10 लाख का खेल खेल रहे हो, मानो तुम जीतोगे तो 10 लाख या 20 लाख जीतोगे, मे भी 25 लाख जीतोगे, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ही है 20 लाख समथिंग लाइक दैट, 10 लाख समथिंग लाइक दैट, इतना पार्टिसिपेंट्स है। अब इसमें भी ना तुमने जो 25 या 30 रुपीज जमा किया, पॉइंट बी नोटेड, ऐसा नहीं कि तुम हाईएस्ट पॉइंट करोगे तो ही तुमको, हाईएस्ट पॉइंट करोगे तो तुमको 10 लाख 20 लाख जो भी प्राइस अमाउंट है तुमको मिलेगा। अगर ज्यादा लोगों को मिलेगा तो वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब मानो कि हाईएस्ट पॉइंट में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को वो 25 लाख वैल्यूएशन अगर प्राइज मनी है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। लेकिन मानो कि अगर एक ही जन बंदा है जिसमें जिसको हाईएस्ट पॉइंट मिला है तो उसी को 25 लाख दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इस खेल का। अब एक छोटा सा चीज मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक रहता है कि अगर 10 लाख पार्टिसिपेंट्स है तो 5 लाख विनिंग में रहेगा और 5 लाख लूजर में रहेगा, पॉइंट वाइज। तो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जो लोग रहेगा उनको 5 लाख विनिंग में रखा जाएगा, जो सर्टेन पॉइंट के नीचे रहेगा उसको 5 लाख के नीचे रखा जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ 5 लाख नीचे है, कुछ 5 लाख ऊपर है। अगर आप लूजर साइड में खत्म करते हो तो तुम्हारा ये 25,000 या 25 टका 30 टका पूरा खत्म, जो भी तुमने मार्जिन जमा किया था टोटली गायब हो जाएगा। लेकिन तुम अगर विनिंग साइड में खत्म करते हो तो 5 लाख तुम्हारा दे रहा है सर, मतलब लिक्विडिटी है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा 25 या 30 चला जाएगा। कई बार ऐसे होते हैं कि तुम विनिंग साइड में खत्म करते हो, हार्डली तुमको 25 तुमने दिया था 25 रह गया, या फिर 25 देके 50 मिल गया, कुछ तो मिल जाता है, मतलब लिक्विडिटी है इसीलिए। लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कम है, लो पार्टिसिपेंट्स, तो ट्रांजेक्शन अमाउंट हाई है और उसके ऊपर डिपेंड करके कॉस्ट भी हाई है तो रिस्क अमाउंट हाई हो जाएगा। तो लो लिक्विडिटी मार्केट, हाई लिक्विडिटी मार्केट, ये वेजरिंग था। मैं इसको एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट के साथ मैच नहीं करा सकता या फ्यूचर मार्केट के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करा सकता, बट काइंड ऑफ दैट, काइंड ऑफ दैट। अगर किसी चीज पे पार्टिसिपेंट्स हाई है तो इसका इसका मतलब ये है कि उसमें लिक्विडिटी हाई, और लिक्विडिटी हाई होने से आपके लिए अच्छा है, आपका पैसा लूज होने का चांसेस कम रहेगा। बोलो सर, कोई क्वेश्चन आ रहा লিকুইডিটি है? হাই হলে স্যার মার্জিন কম লাগে নাকি यस, সেরকম কনসেপ্ট? हाँ ये भी है, लिक्विडिटी हाई होने से मार्जिन भी कम लगता है ऑब्वियसली। वो भी आगे आगे देखेंगे, वो भी आगे आगे देखने को मिलेगा आपको, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। जैसे रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाया, अदानी का शेयर में मैंने फ्यूचर ट्रेड का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था, अब देखो। বলছি liquidity যদি কম থাকে তাহলে যদি মার্জিন যদি বেশি চায় তাহলে তো কেউ ট্রেড করবে না তো। नहीं ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है। अरे हर किसी का कस्टमर होता है रे बाबा। मैं क्या Risk बोला, বেশি তারপরেও रिस्क टेकिंग पावर के ऊपर ना विश्व। मतलब मानो कि ज्यादातर लोग नहीं करेगा, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग हैं, ज्यादातर लोग नहीं करेगा। जैसे मैं आपको अभी फैंटेसी स्पोर्ट्स में बोल रहा था कि 10,000 का जो गेम है वो कोई नहीं खेलता, ऐसा तो नहीं ना। जिनके पास, जिनको 10,000 लॉस करने का साहस है वो खेलेगा, ये सर नो, यस यस है ना। अगर तुम्हारे बैक सपोर्ट है, तुम्हारे पास कैपिटल लॉस करने का पावर है, तो तुम क्यों नहीं खेलेगा। तो हर किसी का कस्टमर होता है। जैसे अदानी का, अगर मैं अदानी एंटरप्राइज का ही मैं तुमको दिखाता हूँ, अदानी एंटरप्राइज तुमको कितना मार्जिन चाहता है देखो, जस्ट जस्ट सेकेंड। अदानी का मैं आपको अप्रैल फ्यूचर दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर बाई बटन दबाता हूँ, देखो सर, हिसाब लगाओ तुम लोग, मुझे बताओ 250 करके अदानी कितना शेयर मांग रहा है सर। 1865 चल रहा है, 1865.50। मैं करंट अभी जो चल रहा है वही बता रहा हूँ। तो 250 मिनिमम लेना होगा एक लॉट में,
और तुमको 1865 का दाम चल रहा है मार्केट में। सो 1865 इंटू 250 कितना होता है वैल्यूएशन? प्लीज टेल मी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होता है? बताओ ना सर, इतना समय क्यों लगे? কত রে? You calculate করছিস না নাকি? 250 into 1865.50 सर 4,66,375 and look at the margin amount। फ्यूचर में ट्रेड करोगे 4 लाख का 4.5 लाख का वैल्यू है, 4,66,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तुमको मार्जिन मांग रहा है 3,15,000। क्यों? इतना बाकी वो में नहीं मांगता है। इसके जगह मैं अभी तुमको इन्फोसिस का दिखाऊंगा, तुम देखना परसेंटेज करके, मतलब तुम हिसाब लगा लो कितना मार्जिन मांग रहा है तुमसे। 3,15,261 डिवाइडेड बाई 4,66,000 करके देखिए, क्योंकि ये लिक्विड कम है अभी इसमें लिक्विडिटी लो है अभी, और ऊपर से बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अदानी को लेके अभी सेबी में बहुत सारा बात चल रहा है। अदानी के बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जनरेट करके उसको प्रॉब्लम में डाला है। तो बहुत सारा चीजें हैं, सेबी भी काफी सारा चीजों में, एनएससी बीएससी में भी ट्रेडिंग के ऊपर बेस करके उसको टॉप जो उनका लिस्ट में था उनमें से उसको हटा दिया गया है। ऐसे बहुत सारा चीजें हुआ है रिसेंट, जिसके ऊपर बेस करके अगर किसी चीज में लिक्विडिटी कम है, वोलेटिलिटी हाई है, तो उसमें मार्जिन ज्यादा मांगे। अब तुम किसी दूसरा स्टॉक ले लो जिसमें लिक्विडिटी हाई है और वोलेटिलिटी भी कम दिखेगा आपको, ठीक है? कोई भी इन्फोसिस ले लो, इन्फोसिस मे फ्यूचर या अप्रैल फ्यूचर ही ले लेते। चलो देखो सर, 400 क्वांटिटी लेने के लिए बोल रहे हैं 1447। सर आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? 400 इंटू 1447 कितना हो रहा है? वैल्यूएशन बताओ ना सर। ऑलमोस्ट 5,78,800 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। मार्जिन देखो 83,000 मार्जिन मांग रहा है तुमसे अप्रॉक्स। फर्क नजर आ रहा है सर? जब लिक्विडिटी हाई हो, ठीक है, वोलेटिलिटी कम हो, मार्जिन भी कम हो जाए, इफेक्ट पड़ता है सर, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। এই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। The spread between the buying and selling price is also an indicator of liquidity। কিন্তু স্যার আগেরটার থেকে তো এটার লিভারেজটা বেশি। কার? obviously leverage high, obviously leverage high, no doubt। তাহলে তো স্যার রিস্ক থেকেই গেল। हाँ obviously, मतलब देख एक साथ सारा चीज तो नहीं बोल सकते, मतलब कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा तुमको देखने को मिलेगा। मतलब मैथमेटिकली चेक करोगे तो कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी ऑब्वियसली आएगी, ठीक है? लेकिन मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि मार्जिन कई बार आपको जरूरत से ज्यादा डिमांड कर लेता है, ठीक है? जैसे नॉर्मली इतना मार्जिन हाई नहीं होता है, जितना मार्जिन हाई अदानी में अभी दिख रहा है इतना नहीं होता है। इतना हाई होने से लोग बोलेगा हम फ्यूचर मार्केट में क्यों, हम कैश मार्केट में ही पैसा लगा देंगे, है ना? क्योंकि ज्यादा वैल्यूएशन लोग फ्यूचर में आता क्यों है? लोग फ्यूचर में आता क्यों है? लोग फ्यूचर में इसलिए आते हैं कि तुम 5 लाख का वैल्यूएशन का ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख का ट्रेड को तुम 80,000 90,000 1 लाख में कर सकते हो। ये तो मैंने एकदम स्टार्टिंग लेक्चर्स में तुम लोग को समझाया। उतना रिस्क तो वो लेगा, उतना लेवरेज तो लेगा ट्रेडर, इतना लेवरेज तो लेगा। तुम लोग जानते नहीं हो, जो पैसा बनाना चाहता है ना, मार्केट में जब जाओगे, कंपनी में जब काम करोगे तुम लोग को पता लगेगा, जब क्लाइंट हैंडल करोगे, क्लाइंट ऐसा ऐसा मिलेगा ना, ऐसे देखो ऐसे मार्केट में बहुत लोग नहीं आते, जिनके पास सरप्लस पैसा होता है वही लोग आते हैं। अब वो लोग कहीं से भी कमाएं, किसी भी तरह से कमाएं, अब उनको और चाहिए, ठीक है? जैसे वो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गाना है ना सर, मोरे आरो आरो दाओ प्राण, आई डोंट नो कितने को पता है, आई नो आप लोगों को पता है गाना। तो ऐसे मार्केट में जब लोग आते हैं ना तो उनको ऐसा है, मोरे मतलब मुझे और दो पैसा, ठीक है, मुझे और दो पैसा, जितना है और दो और दो और दो। ये और दो के चक्कर में वो आपके पास आएगा ही आएगा, मतलब कंपनी के पास, ब्रोकिंग फर्म के पास, एडवाइजरी फर्म के पास वो आएगा। बस देखो
अगर आप एक अच्छा एडवाइजर बन जाओगे तो क्लाइंट आपके पास हमेशा बना रहेगा, और अगर आप उसका पैसा डुबाओगे तो वो आपसे रूठ के चला जाएगा, ठीक है, या गुस्सा करेगा, ठीक है, नो डाउट। तो इसमें आपका गुडविल डिपेंड करता है। ये मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है, इस तरह का जो बड़े बड़े ब्रोकिंग फार्म है, ये लोग अपने आप को कैसे बना के रखते हैं मार्केट में, एसएमसी, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी। तो ये अपने आप को ऐसे बनाया कि वो क्लाइंट का पैसा बनाया सर, नहीं तो वो अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करता, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली लॉस भी हुआ है लोगों को, लेकिन अगर एवरेज किया जाए तो ऑब्वियसली पैसा बनाया। तो रिस्क तो है सर, बट रिस्क के साथ साथ आपको गेन भी करवाना है। अच्छा, लोअर द स्प्रेड, लोअर इज द इम्पैक्ट कॉस्ट, हायर द लिक्विडिटी, लेसर द वोलेटिलिटी, हायर द लिक्विडिटी, लेसर द वोलेटिलिटी, and if the stock is not liquid, placing market order is not a great idea. सर ये तो बेसिक बात हो गया। हाँ सर, ये बेसिक बात ही था, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में, मतलब इनिशियल लेवल में सबके मन में घूमता है, इनिशियल लेवल में, दैट इज कि व्हाई ट्रेडिंग निफ्टी 50 मेक सेंस। निफ्टी 50 में ट्रेड करना क्यों सेंसिबल होता है, मतलब क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि निफ्टी में एक अकेला स्टॉक नहीं होता सर, देयर इज अ 50 स्टॉक्स बंडल्स होता है 50 स्टॉक का। मैं ये चीज आपको कल दिखा रहा था, है ना, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, है ना, आपके सामने ऑलवेज दिखता है। जब भी यहाँ पर आप निफ्टी 50 ओपन करोगे, जब आप स्टॉक वॉच में एनएससी के साइट में ही देखते हैं सर, जब आप निफ्टी 50 में वॉच करोगे, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 400 है, निफ्टी 500 है, बहुत सारे होते हैं सर। अब ये एक साथ सारा स्टॉक तो चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब एक साथ सारा नेगेटिव एट ए टाइम सारा पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपको ना डाइवर्सिफाई कर देता है, तो इट इज डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफिकेशन से क्या सुविधा होता है, देखो सर, आप लोग आगे आगे ना, एनआईएसएम का भी ये भी मॉड्यूल है, पोर्टफोलियो मैनेजर, जानते हो, एनआईएसएम में ये भी एक पढ़ाई होता है, पोर्टफोलियो एडवाइजर या पोर्टफोलियो मैनेजर। इवन मार्केट में भी इसका एक, हाँ बोलो, हाँ ये सब पोर्टफोलियो मैनेजर का करेंगे। यस सर, ठीक है, एज ए रिसर्च एनालिस्ट, एज ए पोर्टफोलियो एनालिस्ट काम कर सकते हो, बहुत ये हाई लेवल रोल है सर, मच मोर हाई लेवल रोल, ठीक है। ये अभी जब मार्केट में आप लोग सोचते हो ना कि सर क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, अरे इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग, डिपेंड करता है कि आप लोग किस लेवल का नॉलेज गैदर करना चाहते हैं। जितना हाई लेवल नॉलेज में जाओगे, उतना धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोग अपना करियर को वहां पर पहुंचा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। सो ये जो 50 स्टॉक है, ये एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजर का बड़ा प्यारा है। क्यों? अब यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड भी एक तरह का पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी वही करता है, ठीक है। बट जो इक्विटी में है, सिर्फ इक्विटी मार्केट में है, वो म्यूचुअल फंड की तरह उतना स्प्रेड नहीं लेता। म्यूचुअल फंड थोड़ा और रिस्क को कंट्रोल करना चाहता है, इक्विटी मार्केट पोर्टफोलियो में, काफी बता रहे हैं सर, सुन तो ले, क्या काम है समझ में आ जाएगा, सुन तो ले। उफ, इतना पेशेंसलेस क्यों होते हो तुम लोग, मतलब मैं क्या, मतलब हावड़ा ब्रिज हूँ, इधर से एकदम छलांग मारेंगे एकदम हनुमान जी की तरह श्रीलंका पहुंच जाएंगे, हाँ। उफ, तो निफ्टी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। अगर आपको इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना है, आप निफ्टी को देख, निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 को देख के आप इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ सकते हो। मतलब टॉप 50 कंपनीज क्या इकोनॉमिक सिनेरियो बनाया है, उनका बिजनेस का क्या सिचुएशंस है, तो ये ऑटोमेटिकली एक सिचुएशंस बनता है कि अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो किधर जा रहा है। दिस नेचुरली मीन्स इफ द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग अप और लीस्ट एक्सपेक्टेड टू गो अप, द निफ्टीज वैल्यू आल्सो गोज अप। अगर 50 कंपनी में से आउट ऑफ 50 अगर 30 या फिर 40 कंपनीज का पॉजिटिव बिजनेस रहा है, तो निफ्टी का अप होगा, एंड वाइस वर्सा। आउट ऑफ 50 अगर 30 और 40 कंपनीज का बिजनेस खराब रहेगा, तो ऑब्वियस बात है कि निफ्टी डाउन जाएगा। और निफ्टी, अच्छा, ये बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करके हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, जैसे कि रिसेंटली मार्केट में आप लोगों को देखने को मिला है, मैं कल से दिखा रहा हूँ,
कल नहीं परसों से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे बैंकिंग फेलियरिटी या इकोनॉमिक जो भी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम वो भी आता है। दिस ऑल्सो मेक्स ट्रेडिंग निफ्टी फ्यूचर ए मच बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू सिंगल स्टॉक फ्यूचर। सिंगल स्टॉक में एक ही स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड लेना होगा, तो आप ना बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड ले लेते हो। मानो किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक में तुमने 1 लाख लगाया, ट्रेड लिया, अगर वो स्टॉक फेलियर रहा, अगर वो 1 लाख का जहां पर आपने लगाया अगर वो स्टॉक फेलियर रहा, तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है, मतलब आपका जो मार्जिन अमाउंट है वो डूब सकता है। लेकिन निफ्टी में वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली क्या है, लिक्विडिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली लो है। मतलब अगर ये किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को भी चेक करोगे ना आपको समझ में आएगा। ये देखो सर, यहाँ पर निफ्टी 50 का ये आपका चार्ट है, और निफ्टी 50 के चार्ट के साथ साथ आज का मार्केट मैंने देखा ही नहीं अभी तक प्रॉपरली। मार्केट का क्या सिचुएशन है सर? मार्केट आज গ্যাপ আপ ওপেনিং হয়েছিল স্যার। गैप अप ओपनिंग देखे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ডাউন। फिर थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, तो ये आज का मार्केट है। अब मैं बोलना ये चाह रहा था आपको कि जैसे एनएससी का चार्ट देखो और एनएससी रिलेटेड टॉप कंपनीज का चार्ट देखो, ऑलमोस्ट सेम एक्टिविटी दे रहा है ना। मतलब जैसे ये टॉप कंपनीज जो पॉजिटिव रहा है उसके ऊपर बेस करके ही, तो जैसे गैप अप ओपनिंग दिया है इसीलिए देखो ये गैप जनरेट किया, आज का मार्केट है तो ये गैप जनरेट क्यों किया, और उसका इफेक्ट सारा का सारा कंपनी में पड़ा है जो निफ्टी 50 में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। ठीक है, उसके बाद निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि निफ्टी को बनाने वाला जो कंपनीज है वो भी डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, हल्का सा डाउन या हल्का सा साइडवेज, हल्का सा डाउन या हल्का सा डाउन साइडवेज। हाँ, उसमें कुछ कुछ कंपनीज आपको दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज ट्रेंड है, एवरेज ट्रेंड जो है वो मैक्सिमम का ट्रेंड को लेके ही चलता है। मैक्सिमम ये देखो, ये ग्रीन लाइन में देख रहे हो सर कि निफ्टी 50 में कौन सा कंपनीज पॉजिटिव में रहा है आज का, और कौन सा कंपनीज निफ्टी 50 में नेगेटिव में रहा है। तो अभी तक का जो हिसाब दिख रहा है मैक्सिमम कंपनी पॉजिटिव चेंज में है सर, नेगेटिव में कम है, नेगेटिव में कम है। ये देखो सर, ये रेड लाइन मैंने यहाँ से डिनोट किया, तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑलमोस्ट 30 to 35 कंपनीज पॉजिटिव रेंज में है। इसीलिए निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन जब देखोगे बहुत ज्यादा गिर रहा है ना, मतलब मैक्सिमम कंपनीज का मार्केट कुछ तो है। हाँ, कई बार किसी का वेटेज ज्यादा होता है ना तो अकेला भी मार्केट को लेके नीचे आ जाते हैं, वो भी समझ में आएगा वेटेज क्या होता है, वेटेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब किसी का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का वेटेज थोड़ा कम होता है। इसको आपको समझाने के लिए मुझे ये वाला चैप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, जब मैं ये बताऊंगा आपको ना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा आपको कैसे इंडेक्स बनता है। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली वेटेज कैसे कैलकुलेट होता है। ओके सर, तो सब एक एक करके बताना है, लेकिन फिलहाल जो पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं कि निफ्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा क्यों होता है, बिकॉज ये डाइवर्सिफाइड है। मतलब आपका पैसा एक साथ 50 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक साथ 50 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, कोई अप होगा तो कोई डाउन होगा, तो ओवरऑल एक एवरेज आउट हो जाता है। At times, tasking directional call on a single stock can be a tough task. This is mainly from risk perspective. For example, let us just say I decide to buy Infosys Limited with the hope that the quarterly result would be good. मुझे ऐसा लग रहा है कि Infosys का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होगा। देखो सर, जब अच्छा हो जाता है ना उसके बाद और आपको कुछ मौका नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ज्यादातर लोग मार्केट में जो नौसिखिए होते हैं ना वो क्या गलती करते हैं, वो जब खबर आता है तब ट्रेड करने जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कर रहा हूँ, खबर होने के बाद उसमें और कुछ नहीं बचता। खबर होने के बाद बेसिकली जो होता है वो ट्रैप है। एग्जाम्पल के तौर से मैं बताता हूँ, मानो आपने इन्फोसिस में एग्जाम्पल ले लो, मानो आपने इन्फोसिस में ट्रेड लिया, आपने इन्फोसिस में जब ट्रेड लिया, से फॉर एग्जाम्पल ये 30 मिनट्स का डेटा है ना, इसको थोड़ा मैं कंटिन्यूएशन डेटा, मानो कि इन्फोसिस ऑलरेडी ऑलरेडी इन्फोसिस के बारे में क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट मतलब जब हर क्वार्टर का
कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आता है। अगर पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रॉफिट होने वाला है, इसको कैसे पता लगता है जानते हो? ये मार्केट में आईटी सेक्टर का बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे जा रहा है। सर कहाँ से पता चलता है? सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे, इतना आसानी से तो नहीं बोल सकता। तो वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ता है, कंपनी को वेबसाइट विजिट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमिक सेक्टर देखना पड़ता है, यूएसए मार्केट को देखना पड़ता है, ठीक है। इंडिया के पास कितना काम है वो देखना पड़ता है, चाइना का इकोनॉमी कितना जा रहा है वो भी देखना पड़ता है, इंडिया का कॉम्पिटिटर कौन कौन है जो आईटी सेक्टर में हेल्प करता है उनको देखना पड़ता है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर इंडिया में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, ठीक है। जैसे शुगर मार्केट, नॉट जस्ट आईटी, शुगर मार्केट, शुगर मार्केट मतलब इंडिया में कुछ कंपनी से जो इंडिया शुगर प्रोडक्शन में वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो इंडिया का कुछ कॉम्पिटिटर है, अगर ब्राजील अच्छा नहीं कर रहा है तो इंडिया का अच्छा होगा, अगर क्यूबा अच्छा नहीं कर रहा है तो इंडिया का अच्छा होगा। तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है कि क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद, मानो अचानक से क्वार्टर रिजल्ट आया और आपको इकोनॉमिक टाइम्स में या फिर कोई भी न्यूज चैनल में आपको खबर मिल रहा है कि इन्फोसिस क्वार्टर रिजल्ट्स गिव पॉजिटिव फ्लो टू दी स्टॉक चार्ट्स, ठीक है, ऐसा कुछ आपको खबर मिला है। तो अगर आपको ऐसा मिला कि इन्फोसिस बुलिश बिकॉज ऑफ इट्स क्वार्टर रिजल्ट्स, लेकिन ये जब आपको खबर मिल रहा है ना, तब ऑलरेडी इन्फोसिस इस पॉइंट में आ चुका है, ऑलरेडी इन्फोसिस इस पॉइंट में आ चुका है, मतलब 1600 रेंज में घुस चुका है। आप शायद 1600 में खरीद रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ दिन होल्ड करते हैं, पर जब आपको पता लगेगा कि होल्ड करना है तब सेल जनरेट चालू हो जाएगा। मतलब ये जो न्यूज था, जिन्होंने न्यूज को देख के खरीदा वो गड़बड़ा गया सर, क्योंकि या तो वो बहुत ही शॉर्ट प्रॉफिट करेगा जो शायद उसका ब्रोकरेज ही खा ले, या फिर अब जो जो शॉर्ट में बाई किया, अब वही लोग तो बाई करेगा। यही तो खेल है मार्केट का, जब बाकी लोग जो जो प्रॉपर एनालिसिस जानता है वो यहाँ बाई करेगा या फिर यहाँ पर बाई करेगा। ट्रेड सेटअप इसी तरह से करना पड़ता है। इसके लिए आपको वो एनालिसिस करना पड़ता है जिसको आपको ये समझ में आता है कि अच्छा इन्फोसिस बढ़ेगा कि नहीं। हाँ, आप गलत भी हो सकते हो कई बार आप गलत भी हो सकते हो। गलत होना मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमेशा आपका एनालिसिस सही निकले, बट एटलीस्ट 70% सही हो जाओ सर, 30% गलत हो सकते हो। तो आपको यहाँ बायर बनना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर बाई बन रहा है खबर देख के, खबर तब आता है जानते हो ना, न्यूज वाले तो न्यूज दिखाएगा आपको कि इन्फोसिस ऑल टाइम हाई में जा रहा है अब ऑल टाइम हाई में जा रहा है बोल के अगर आप बाई करोगे तो पछताने का ही चांसेस ज्यादा है। इसलिए ऑल टाइम हाई सुन के नहीं बाई करना चाहिए, ऑल टाइम हाई जाएगा ये सोच के बाई करना चाहिए। दोनों में फर्क होता है सर। अब आप जब बाई करोगे बेसिकली, जब जो लोग इतना देर से होल्ड कर रहा था एक्चुअली वही लोग सेल करेगा, और इसी तरह से मार्केट में ये गिरावट होता है। मतलब एक चीज है ना सर, कोई बायर बनता है तो कोई सेलर बनता है, कोई सेलर बनता है तो कोई बायर बनता है। ये खेल चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सेल करेगा तो फिर उल्टा साइड में कुछ तो होगा, आप सेल करोगे तो कोई तो बायर होगा, तो कौन खरीद रहा है यहाँ पर? तो ये सब चीजें समझना पड़ता है। तो इसलिए टाइमिंग से एक बहुत बड़ी चीज है मार्केट, बहुत बड़ी। कि अब ये नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप खबर देख के खरीदोगे कि खबर आने से पहले आइडिया लगा लोगे कि इस बार अच्छा होगा, ठीक है। जैसे रिसेंटली अदानी जब गिर रहा था मैंने उसको उतना देखा नहीं था, फिर मुझे खबर मिला कि अदानी गिरा है, फिर गिर रहा है। बट उसके बाद एक सर्टेन लेवल में काफी स्टूडेंट्स पूछ रहा है सर क्या करे क्या करे। तो मैंने बोला देखो सर गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा, नेगेटिव चल रहा है गिरेगा, लेकिन हो सके तो खरीद लो क्योंकि उठेगा भी जरूर, और ऐसा हुआ भी है। सो पॉइंट इज दैट कि निफ्टी खरीदने का एक सुविधा ऐसा है, जैसे यहाँ पर मैं इन्फोसिस में बात कर रहा था कि इन्फोसिस एक सिंगल स्टॉक है, इन्फोसिस एक सिंगल स्टॉक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो स्टॉक में ग्रोथ आएगा, अगर नहीं होगा, इन केस रिजल्ट डोंट इंप्रेस द मार्केट, देन ऑब्वियसली द स्टॉक वुड टेक ए नॉक एंड शोड माय प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो निफ्टी फ्यूचर्स ऑन द अदर हैंड हैज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, उसमें कोई अकेला का मैटर नहीं है। अगर 30 स्टॉक का भी सही निकला, 20 स्टॉक का खराब निकला, फिर भी मेरा मूवमेंट ऑफ इंडेक्स पॉजिटिव रहने का चांसेस ज्यादा है।
ऑफ कोर्स ऑकेशनली अ फ्यू स्टॉक्स कैन इन्फ्लुएंस निफ्टी टू सम एक्सटेंट, मतलब जिसका हेवी वेट्स होता है, मैं बोल रहा था ना आपको वेट्स, मतलब आईटीसी जैसे स्टॉक का काफी वेट रहता है, एचडीएफसी, आईटीसी, रिलायंस, अदानी का भी वेट है, ठीक है। जिनका वेटेज ज्यादा होता है वो भी कई बार निफ्टी को अकेला ही या तो अप या डाउन कर देता है, बट ऐसा सिचुएशंस कम होता है। जैसे अदानी जब इस बार गिर रहा था तो बहुत लोग बता रहा था कि अदानी खुद भी डूब रहा है और हमें लेके डूब रहा है। क्यों बोल रहा था? क्योंकि अदानी का वेटेज है 50, निफ्टी 50 में अदानी एंटरप्राइज का वेटेज है, और उसी का इफेक्ट अदानी के कारण निफ्टी में भी आ रहा था। तो अदानी गिर रहा था तो निफ्टी भी गिरा था। अब चेक करो रिसेंटली जो हुआ है, अदानी भी गिरा है, निफ्टी भी गिरा है, मतलब इतना ज्यादा अदानी गिरा है कि उसका इफेक्ट निफ्टी को भी पड़ा है। लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होता, ऐसा बहुत रेयरली होता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो इसीलिए इंडिविजुअल स्टॉक से निफ्टी में रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक स्टॉक की जगह 50 स्टॉक के अंदर अप एंड डाउन का खेल चलता है। तो इसमें आपका पैसा जो है, आपका जो कैपिटल है जो आपने ट्रेड में लगाया, कॉम्पेरेटिवली लो रिस्क कैटेगरी में आ गया। इन अदर वर्ड्स, when you trade Nifty future, you completely eliminate unsystematic risk and deal with only the systematic risk. I know these are new jargons, मतलब ये systematic और unsystematic होता क्या है आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, आगे आगे बताऊंगा सर ये सिस्टेमेटिक और अनसिस्टेमेटिक होता क्या है जब हम लोग हेजिंग में बात करेंगे। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड हेजिंग, आऊंगा सर। जैसे सुमित मेरे को बोल रहा था ना कि दादा थोड़ा सा मुझे ओपन इंटरेस्ट बता दो। सुमित अगर क्लास में है तो देख लो सर, हम लोग अभी इसके बाद हेजिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ गया, ये रहा ओपन इंटरेस्ट। डिटेल्स में चर्चा करेंगे सर हेजिंग और ओपन इंटरेस्ट कि क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। और जब मैं आपको हेजिंग पढ़ाऊंगा तब आपको ये दोनों रिस्क समझाऊंगा कि सिस्टेमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टेमेटिक रिस्क क्या होता है, ठीक है। अब एक साथ सारा खिचड़ी नहीं पका सकते, सारा एक साथ खिचड़ी पक जाएगा पच होके, मतलब वो गैस और क्या बोलते हैं उसको, बादी हो जाएगा, ठीक है, ऑम्बोल हो जाएगा। तो ऑम्बोल नहीं करवाना है, वेट सर। तो इसीलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टॉक फेलियर होगा तो आपका पूरा गया, लेकिन निफ्टी फेलियर होगा इसका चांसेस कम है, बिकॉज निफ्टी सिस्टेमेटिक रिस्क में चलता है। क्योंकि सिस्टेमेटिक रिस्क जो है ना वो एक ओवरऑल 50 स्टॉक के अंदर घूमता है, ठीक है। तो अनसिस्टेमेटिक रिस्क को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट सिस्टेमेटिक रिस्क में आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज हार्ड टू मैनिपुलेट। निफ्टी का मूवमेंट मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। द मूवमेंट इन निफ्टी इज अ रिस्पांस टू द कलेक्टिव मूवमेंट इन द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। टॉप 50 मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाई में है। Hence there is virtually no scope to manipulate the Nifty index, मतलब कोई भी निफ्टी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और ये क्यों की मैनिपुलेट नहीं, क्यों इसलिए नहीं कर सकता, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मैनिपुलेट करने का चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंडिया का टॉप 50 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटल भी हाई है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें या मिड कैप कंपनी है जिसमें प्रोमोटिंग होल्डिंग ज्यादा है, तो प्रोमोटर लोग अपने हिसाब से मार्केट को अप एंड डाउन कर रहा है, कभी बेच रहा है कभी खरीद रहा है, तो मैनिपुलेट करने का चांसेस नहीं है। जैसे रिसेंटली ऐसा मैनिपुलेशन हुआ है ना, कौन सा एक स्टॉक है, एक स्टॉक में क्लास में बताया था, साधना ब्रॉडकास्ट, जिसके ऊपर बेस करके एक यूट्यूबर को बैन किया, जेल भी करेगा शायद, नाम सुना है आप लोगों ने? अरे अगर आप नहीं बोले तो अरे मैं क्या बोला, इतना बड़ा खबर है हम लोग सुने नहीं। साधना ब्रॉडकास्ट देखो अभी 4% का शेयर में चल रहा है, ये देखो क्या गड़बड़ किया था। लुक एट सर, इसके कुछ यूट्यूबर, ठीक है, कुछ समथिंग मनीष बोल के कोई है, मैं तो उतना यूट्यूब सुनता नहीं सर, लेकिन आप लोग अगर यूट्यूब देखते हो तो शायद उनको जानते होंगे। ऑब्वियसली अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है तभी कर पाया था, सब्सक्राइबर बेस नहीं होगा तो कैसे कर पाएगा। तो गलत तरीके से मार्केट में खबर दिला था, उसमें वो भी कुछ बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी उनपे शामिल था। जैसे कि नाम क्या है उनका, अरे वो सर्किट का रोल किया था एमबीबीएस में, मुन्ना भाई एमबीबीएस, अरशद वारसी उनकी वाइफ। अब वो लोग तो बोल रहे हैं कि वो लोग जानते नहीं है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आया तो हम फंस गए हैं, लेकिन से भी उनको भी बैन कर दिया, ठीक है। क्या हुआ था देखो, मतलब ये साधना ब्रॉडकास्ट के बारे में उल्टा सीधा खबर यूट्यूब के थ्रू से, बॉलीवुड स्टार के थ्रू से
लोगों को एडवर्टाइजमेंट की तरह बताया गया, और शेयर का दाम चढ़ चढ़ा के 2 टका 40 पैसा से लुक एट सर करीब 30 रुपीज पे पहुंच गया, फ्रॉम 2 रुपीज टू 30 रुपीज विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ्स, 300% के आसपास का, और भी ज्यादा होगा, और भी ज्यादा होगा। बट ये मैनिपुलेशन, दिस इज नॉट अ जेन्युइन कॉज। इसमें कोई बिजनेस नहीं था, लोगों को बताया गया था कि ये बिजनेस हॉलीवुड के साथ कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, ये अदानी इसको खरीद रहा है, ऐसा ऐसा खबर फैला गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली ये मैनिपुलेशन था, और इस मैनिपुलेशन के कारण स्टॉक में ग्रोथ था, और बाद में लोगों का पैसा भी डूबा, और जब भी उनको गेन हुआ करीब 40-50 करोड़ का गेन करके निकल गया। कौन? जो साधना का प्रमोटर ग्रुप है और उनके साथ जुड़े हुए कुछ गलत लोग। अब ये सब ट्रैप से बचना है सर, ये सब ट्रैप से बचना है। तो लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा करने का चांसेस बहुत लो है। अगर मतलब ये तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के अंदर कुछ मतलब गड़बड़ा है, इकोनॉमी में कुछ डाउन खराब चीज है, तभी हो सकता है। तो ये इसीलिए हार्ड टू मैनिपुलेट, ऐसा नहीं बोला गया कि मैनिपुलेट हो नहीं सकता, बट इट्स वेरी हार्ड, हेंस देयर इज वर्चुअली नो स्कोप। मतलब अगर ऐसा होगा तो सेबी छोड़ेगा नहीं सर। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड का भी प्यारा है, म्यूचुअल फंड भी लोगों का पैसा लेके लोगों को जो वादा करता है, टीवी में ऐड देते हैं म्यूचुअल फंड सही है, हाँ म्यूचुअल फंड सही है, वो भी निफ्टी 50 को इसीलिए पसंद करते हैं। हाँ, अगर कुछ इंडिविजुअल, जैसे कि देखो इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत सारे स्कैम हुआ है, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स, DHCL, भूषण स्टील, अभी जो साधना के बारे में आपको बोला, सत्यम में क्या मैनिपुलेशन होते पता है आप लोगों को? ये तो मैं ऑडिट के क्लास में बताता हूँ, जब भी मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ या कंपनी लॉ का क्लास देता हूँ CA CMA वाले को, तब भी मुझे इसके बारे में बोलना पड़ता है। ये कंपनी को अभी टेक महिंद्रा ने खरीद लिया, अभी ये टेक महिंद्रा का पार्ट है, सत्यम महिंद्रा बन गया था। लेकिन सत्यम कंप्यूटर जैसे आज का इन्फोसिस TCS है, 2007-8 इस दौरान ये भी एक बड़ा कंपनी के तौर पे उभर के आ रहा था, लेकिन इसने अपना PL बैलेंस शीट को कुक किया था। कुकिंग मतलब प्रॉफिट को, वेल्थ को कुक करके अपना बिजनेस को मैनिपुलेट किया था, इन्वेस्टर को और पैसा देने के लिए मैनिपुलेट किया। बाद में सेबी को पता चला, कार्रवाई किया, जो चार्टर्ड थे वो भी फंसा, कंपनी का मालिक रामालिंगम राजू वो भी फंसा। ये सब स्कैम है, स्कैंडल्स है, सब संभाल के चलना चाहिए। हाई लिक्विड, इजी फील्स एंड लेस स्लिपेज, लिक्विडिटी के बारे में पहले ही बोल दिया मैं। Nifty is so highly liquid, you can literally transact any quantity of Nifty without worrying about losing money on the impact cost. बिल्कुल आंख बंद करके जा सकते हो। Besides, there is no much liquidity, so much liquidity that you can literally transact any number of contract that you wish. कितना भी चाहो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो मार्केट में, इतना दम है निफ्टी में। मार्जिन भी बहुत कम चाहिए होता है, पूछ रहे थे ना। निफ्टी फ्यूचर रिक्वायर्स मच लेसर मार्जिन एज कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स। तो गिव यू पर्सपेक्टिव, आप चेक कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चूज करो, जैसे कि मैं आपको बार बार दिखाया, आपका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हार्डली 12 to 15% के अंदर वेरी करेगा, जहां पर इंडिविजुअल स्टॉक में 45%, 60% भी जा सकता है, डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। बेसिकली जिसमें आपको लिक्विडिटी कम दिखेगा वहां पर मार्जिन ज्यादा लग जाएगा, लिक्विडिटी हाई है मार्जिन लो में कम होता है। सबसे बड़ा चीज इकोनॉमिक, ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉल, ट्रेडिंग द निफ्टी फ्यूचर रिक्वायर्स ऑन वन टेक अ ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक कॉल रादर देन कंपनी स्पेसिफिक डायरेक्शनल कॉल। देखो एक पर्टिकुलर कंपनी आपको गलत दिशा में लेके जा सकता है, लेकिन एक पूरा का पूरा इकोनॉमी आपको गलत दिशा में लेके जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है ना सर। एक इंडिविजुअल कंपनी आपको मे बी डायरेक्शनली अलग दिशा में क्योंकि कोई भी कंपनी अपने बारे में गलत नहीं बोलेगा, है ना, कोई भी कंपनी अपने बारे में नेगेटिव खबर नहीं छापेगा, मतलब वो तो खुद से नहीं करेगा। लेकिन एक ओवरऑल इकोनॉमी जो भी करेगा वो तो ओपन टू ऑल है, खुली किताब है, पढ़ना जानते हो तो पढ़ लो, अगर इकोनॉमिक समझते हो तो समझ जाओ। वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे अभी जो चल रहा है, अब इकोनॉमी खराब है तो आपको ये चीज पता चल ही जाएगा। तो ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉल है, तो कौन आपको गलत दिशा में लेके जाएगा सर? एक तभी हो सकता है जब आप अनपढ़ गवार है और आप
समझ नहीं पाते, सिर्फ पैसा का लोभ है आपके अंदर, किसी के कहने पे आ जाते हो, तभी आपका पैसा डूबेगा। जो समझदार है वो कभी भी नहीं डुबा सकता। तो फ्रॉम तो डूइंग मतलब इसीलिए क्योंकि ये ब्रॉडर इकोनॉमिक में काम करते हैं, तो इसमें आपका पैसा डूबने का चांसेस भी लो है। टेक्निकल एनालिसिस का एप्लीकेशंस जो मैं आपको साथ मतलब साइड बाय साइड कराता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज नॉट एनफ। टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स बेस्ड ऑन लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। Liquid stocks are hard to manipulate. Hence, they usually move based on the demand supply, the dynamics of the market. Market में always एक demand supply चलता रहता है, which obviously is what a technical analysis mainly relies on. Demand supply मतलब buying selling pressures, buying selling pressures, और ये buying selling pressures ही हैं जो मार्केट में मूव कराता है। कोई बायर बनता है तो कोई सेलर बनता है, हाँ सर, जिसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है। अब ये सब आगे आगे चर्चा का विषय है, एक एक करके सब पॉइंट में बात करूंगा मैं आपके साथ। तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बहुत बहुत काम करता है। मतलब जब भी आप फ्यूचर ट्रेड लेते हो, अभी इंडेक्स में लेते हो, निफ्टी में लेते हो, बैंक निफ्टी में लेते हो, टेक्निकल का अप्रोच बिल्कुल यूज करना है, बिल्कुल। और ये अप्रोच आपको ऑलवेज अच्छा पोजीशंस पे लेके जाएगा अगर आप एनालिसिस आपका सही है। और क्या है ना, वो कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट एनालिसिस करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जितना है उतना है। कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना तो लेस होना चाहिए ना तो हाई होना चाहिए। सर क्या बात करते हो, समझ में नहीं आया। सर मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा जो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जितना होना नहीं चाहिए। तो हाई मतलब टू मच कॉन्फिडेंस भी कई बार आपको खत्म कर देता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना तो टू मच होना चाहिए। टू मच बहुत खतरनाक है, और लैक होना तो वो भी एक मुश्किल क्या है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए less volatile, Nifty futures are less volatile compared to individual stock futures. इंडिविजुअल स्टॉक कंपैरेटिवली ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, निफ्टी इतना वोलेटिलिटी नहीं होता है। अब अदानी को देख लो, जितना ज्यादा वोलेटिलिटी आपको अदानी में नजर आएगा, जितना ज्यादा वोलेटिलिटी आपको पेटीएम में नजर आएगा, या कोई भी स्टॉक, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक का मैं नाम खत्म नहीं कर सकता, लेकिन निफ्टी कंपैरेटिवली इतना वोलेटाइल नहीं है। मतलब इतना ज्यादा अपने एवरेज पॉइंट से मतलब बहुत ज्यादा हाई बहुत ज्यादा लो ऐसा आपको नहीं दिखेगा। ये ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं होता है सर। मतलब इतना असम्पशंस करना मुश्किल है कि अपने एवरेज पॉइंट से कोई स्टॉक कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा। ऐसे हम लोग जब ऑप्शंस पढ़ेंगे या ऑप्शन ग्रीक पढ़ेंगे सर, तब आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं डेल्टा गामा थीटा स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ मैच कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा वोलेटिलिटी कैसे देखा जाता है। बहुत जरूरी चीज है। जब सारा चीज खत्म हो जाएगा ना, जब हम लोग आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, तब आपको और मजा आएगा सर। मैं भी आप लोगों के मन में हड़बड़ी मच गया कि पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है, बट ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा नहीं रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली भी बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, पूरा मजा तब आएगा जब आप सारा पॉइंट सीख लो और उसको स्ट्रेटेजी बना के अप्लाई करना चालू करो। तो मार्केट में निफ्टी कंपैरेटिवली लेस वोलेटाइल होते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। whereas individual stock like say Infosys annualized volatility 30% हो सकता है, चाहे निफ्टी 50 हार्डली 16 to 17% annualized volatility है। मतलब अपने एवरेज पॉइंट से 16 to 17% अप और 16 to 17% डाउन जा सकता है। जहाँ पर Infosys को या कोई भी स्टॉक एवरेज पॉइंट में 30% वोलेटिलिटी है, और अगर और भी चिंताजनक है तो और ज्यादा वोलेटिलिटी है, जो ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं। तो इसी यही कारण है कि लोग निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, और इसीलिए निफ्टी सबको इतना प्यारा है। बात समझ में आया? हेलो, बोलो सर, क्लियर है आप लोगों को? हाँ विश्व, पीयूष, संपत, हाँ क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। अब संपत मुझे बोल रहा था दादा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? कुछ नहीं सर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन सिंपल आपको आउट ऑफ 7,000 स्टॉक, ठीक है, आउट ऑफ 5,000 to 7,000 स्टॉक है मार्केट में, उसमें से कोई भी 20, 25, 10, 5 फंडामेंटल में सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, क्या देख के पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। सिंपल बात है, जैसे निफ्टी 50 में अलग अलग सेक्टर का कंपनीज है, वैसे ही आप भी अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर का कंपनीज को रख के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। म्यूचुअल फंड कंपनीज इसी तरह से पोर्टफोलियो बनाते हैं, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में और एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाने का इच्छा है बहुत ज्यादा,
क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक हो जाएगा। दैट इज इंडेक्स तो समझ रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड क्यों लेते हैं लोग, बट इंडेक्स बनता कैसे ये बताऊंगा सर। ठीक है, मतलब निफ्टी कैसे बना जाता है, सेंसेक्स कैसे बना जाता है, और ये मार्केट वेटेज क्या होता है, इसका आइडिया दे दूंगा। ओके, आज इतना ही रखता हूँ सर। हाँ, जिन लोगों का क्लास है मैम का सर फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ही तो है। हाँ, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यस यू आर 100% राइट सर। बट क्या है नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा दादा। बेसिक एक ओरिजिनल सर, हाँ बेसिक्स है, बेसिक एक ओरिजिनल सर। हाँ बेसिक्स में कराया था, लेकिन यहाँ पर भी कराना पड़ेगा, इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर है। ठीक है, ओके सर, टाटा फिर। राखी सर। टाटा। ओके ঠিক আছে স্যার, রাখছি, বাই। ओके टाटा।